यस, गुड इवनिंग। चरक संहिता चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय रसायन, प्रथम पाद। 6 योग थे उसमें, दूसरे में 37, 6, 37, 16, 4, तीसरे में 16, चौथे में 4। आपका अभ्यामलक्य प्राण काम में, फिर कर प्रचित्यो, लास्ट में आयुर्वेद समुत्थान में। ये रसायन के 4 पाद है। प्रथम पाद अपन ने पढ़ा था और उसके 6 में से कितने पढ़ लिए अपन ने? कौन कौन से? प्रथम ब्रह्म रसायन और द्वितीय ब्रह्म रसायन, प्लस रसायन और वाजीकरण की परिभाषा पढ़ी, प्लस कुटी प्रावेशिक और वात तापिक, ये दोनों रसायन से उनकी विधियां पढ़ ली, प्लस हरित के आदि संशोधन योग पढ़ा और उसके संसर्जन में यावक जो यवागु थी वो पढ़ी। इसके अलावा अपन ने भेषज के 9 पर्याय पढ़े, भेषज के 2 भेद पढ़े, भेषज के 2 भेद पढ़े। ठीक है। और प्रथम ब्रह्म रसायन के अंदर पंचमूल का सिद्धांत था, उससे अपने याद किया कि चरक संहिता में पंचमूल मानते हुए वल्ली और कंटक पंचमूल नहीं माने गए, या यूं कहना ज्यादा ठीक रहेगा कि रसायन के अंदर चरक ने 5 पंचमूल ही वर्णित किए या उपयोग किया। अब कुछ लोग इसी को मान लेते हैं कि चरक को पता ही नहीं था बाकी 2 का, या उन्होंने माने नहीं। ठीक है, अगर संहिता में नहीं आया तो ये मान लेते, लेकिन अष्टांग संग्रह ने 7 पंचमूल माने और सुश्रुत ने भी 5 माने, पर फर्क है। चरक और हृदय वल्ली पंचमूल कंटक पंचमूल नहीं मानते, और सुश्रुत एमजे को नहीं मानता, मध्यम और जीवनीय। ठीक। अब अगला योग च्यवनप्राश। च्यवनप्राश एक अवलेय कल्पना है, और जब मैंने आपको चरक संहिता सूत्र स्थान का 4th अध्याय पढ़ाया था तो वहां पर पंचविध कषाय कल्पनाएं पढ़ाई थी विमर्श। उन पंचविध कषाय कल्पनाओं को पढ़ाते समय अवलेय कल्पना के बारे में सिर्फ एक चीज बताई थी कि अवलेय कल्प की औषधीय प्रयोग मात्रा 1 पल होती, 1 पल केवल अवलेय ही होता है औषधीय प्रयोग में। बाकी सूखों का स्वरस या पुटपाक स्वरस की प्रयोग मात्रा जरूर 1 पल थी, लेकिन स्वरस की प्रयोग मात्रा का पहला आंसर तो अर्धपल ही। कर्ष, वटी, कल्क और चूर्ण, ये 1 कर्ष प्रमाण में थे इनकी औषधीय प्रयोग मात्रा। क्वाथ, फांट, हिम, प्रमथ्या, इन सब की 2 पल औषधीय प्रयोग मात्रा। तो बेसिकली 1 पल वाला अवलेय ही है। अवलेय का पर्याय लेह भी है, और अवलेय को ही रस क्रिया कहते। ठीक। अब तुम्हें पता हो तो शारंगर संहिता में अवलेय कल्पना के बारे में उसकी परिभाषा लिखी हुई है, और वहां लिखा है क्वाथ आदि नाम पुनः पाकात कथ्यते सा रस क्रिया। क्वाथ आदि को पुनः पकाना रस क्रिया। च्यवनप्राश आप सब लोगों ने बनाया होगा या बनते देखा होगा। जो क्वाथ द्रव्य है उसके अंदर अपन चास नहीं मिलाते। 1-2 तरीके से बनता ना च्यवनप्राश, या फिर दूसरा तरीका क्या करते हैं अपन कि क्वाथ जो है उसको पिस्टी के सिकने के बाद उसमें डालते हैं और ऊपर से चीनी डालते। अब सोचो, ऑलरेडी जो पका पकाया शेष बचा हुआ क्वाथ है उसको फिर कढ़ाई में चढ़ा के पकाते हैं कि नहीं पकाते पिस्टी के साथ। तो क्वाथ आदि को पुनः पकाने पर उसे क्या कहते हैं? रस क्रिया। स अवलेह है, लेह स्यात्, उसी को अवलेह, उसी को लेह कहते हैं। और उसकी मात्रा कितनी? पलोन्मिताम, औषधीय प्रयोग मात्रा 1 पल। अवलेह, लेह, रस क्रिया एक ही चीज है। अवलेह सिद्धि के लक्षण शारंगर ने जो दिए हैं उसमें लिखा है सुपक्वे, अच्छे से पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि पानी रह गया तो फंगस लग जाएगी। तंतु मत्वम, तंतु बनना ये बताता है कि अंदर पानी नहीं बचा। शाद अवले अपसु मंजती, विस्कोसिटी इतनी हो जानी चाहिए कि पानी में डूब जाए। स्थिरत्वम, बहने वाला नहीं होना चाहिए, सरणशील नहीं होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। पीड़िते मुद्रा, जब आप हाथ में लेके उसको दबाएं तो अंगुली उसके ऊपर छाप बन जानी चाहिए, अंगुली की, अंगूठे की।
मुद्रण होना चाहिए दबाने पर। गंध वर्ण रसोद्भवम, कलर, स्मेल और टेस्ट स्टैंडर्ड होना चाहिए। यादव जी ने भी यही बोला, तंतु, अपसु, मज्जन, स्थिरतम की जगह उन्होंने बोला शरणम नैच, ठीक कर लेना इसको, शरणम नैच मतलब स्थिर। और मुद्रा वही अंगुली पीड़न से क्या हो जानी चाहिए, मुद्रा मतलब बन जानी चाहिए, उसकी छाप बन जानी चाहिए। क्लियर है? ऑनलाइन वालों कहां सुस्त हो भाई, बात समझ में आ रही कि नहीं तुमको? कईयों के शायद उसमें आंसर करने में रेस्ट्रिक्शन आ रहा होगा। चलो, अब आपने पढ़ा है च्यवनप्राश के बारे में, मैं आपको बेसिक और मोटी मोटी गणित समझा देता हूं उसकी। च्यवनप्राश का नाम प्रथम उपयोगकर्ता के नाम पर है। सर्वप्रथम इसका उपयोग किसने किया था? च्यवन ऋषि ने। बना के किसने दिया था? अश्विनी कुमारों ने। क्यों दिया था? क्योंकि इसके अंदर कम एज में ही एजिंग की प्रोसेस चालू हो गई थी, मैथुन में अति आसक्ति के कारण। च्यवन ऋषि। कई बच्चे आयुर्वेद में बीएमएस करके निकल जाते हैं पर च्यवनप्राश ठीक से लिखना नहीं जानते। कई लिखते हैं ये, कई लिखते हैं ये, कई लिखते हैं ये, कई लिखते हैं ये, और कई लिखते हैं ये सभी गलत। आयुर्वेद के कुछ ऐसे शब्द हैं जो इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, वाइवा में पूछ लेते हैं कि लिख के बताओ, जैसे गिरधरसी। बहुत तरह के र होते हैं, देखो एक होता है प्र, एक प्र, ये नीचे की तरफ मुड़ा भाई, आगे की तरफ एक ये। तो गिरधरसी में कहां कौन सा र उड़ रहा है वो पता होना चाहिए। ध पूरा है कि आधा है, ध के साथ में र नीचे वाला है कि ऊपर वाला है कि है ही नहीं। गिरधरसी को गिरधरसी क्यों कहते हैं? पढ़ लिए ना, बीएमएस पास हो। डिजीज होती है गिरधरसी, सिलेबस में थी भाई, पैथो में पढ़ी, मतलब रोग विकृति में पढ़ी, काय चिकित्सा में पढ़ी भाई। ये वही बात समझा रहा हूं कि हम निकल जाते हैं और चीजों को बिना देखे और लुक कर जाते हैं। गिरधरसी को गिरधरसी क्यों कहते हैं बाबू? क्योंकि वो गिरधरसी होती है ऐसा। अरे मूर्ख, जिस रोग में रोगी की गति गिद्ध के समान हो जाए। गिद्ध कैसे चलता है देखा कभी? ऐसे से पांव रख के चलता है। गिरधरसी के अंदर खिंचाव आ जाता है नर्व में। गिद्ध भी नहीं, डिस्कवरी भी नहीं देखी कभी, नेशनल जियोग्राफिक नहीं देखा, क्या ही देखा, रील देखी पहली बार। तो जिस रोग में रोगी की गति, गेट बोलते हो ना, एलोपैथी कितना मानती है, अलग अलग तरह गेट्स होती है, तो रोगी की चाल पे इसका नाम है गिरधरसी। वैसे ही बता दिया, पता नहीं क्यों याद आ गया, बेइज्जती होनी थी तुम्हारी। तो च्यवनप्राश प्रथम उपयोगकर्ता के नाम पर है क्योंकि इसका उपयोग महर्षि च्यवन ने किया था। अश्विनी कुमारों ने उनके लिए ये बनाया था। च्यवनप्राश निर्माण चरक के अनुसार पढ़ रहे हैं। आंवला 500, कुल क्वाथ द्रव्य 36, प्रक्षेप द्रव्य 7। जितने भी क्वाथ द्रव्य है प्रत्येक की मात्रा 1 पल, और इस 36 पल मटेरियल को मिला दो 1 द्रोण जल के साथ और चढ़ा दो बर्तन के अंदर और उबलने दो। जब ये गत रस हो जाए, गत रस, देखो चरक हमेशा कोशिश करेगा
कि वो आइडियल पे चले, क्योंकि अगर चरक ही आइडियल नहीं बताएगा तो आइडियल कौन बताएगा। चरक क्या बोल रहा है, जब औषधियों का सारा रस निकल के और काढ़े में आ जाए, पानी में आ जाए, तो वो गत रस है। चक्रपाणी ने इसको प्रैक्टिकली इजी कर दिया। चक्रपाणी क्या बोले कि 1/4 शेष रहने। गतरस शब्द की च्यवनप्राश के संदर्भ में चक्रपाणी ने व्याख्या करी चतुर्थांश। समझ गए बात को। अब जब 1/4 रह गया पानी तो छान लो। अब दो प्रोसेस बन सकती हैं च्यवनप्राश बनाने जो प्रैक्टिकली चलती। पहला कि इस काढ़े के अंदर चाशनी डाल दो, मतलब चीनी डाल दो और इसकी चाशनी बना लो एक। अब काढ़ा और चीनी एक बर्तन में है, दूसरे बर्तन में उबले हुए आंवले जिनकी गुठली निकाल के और जिनकी कल्क बना ली, और उस कल्क को घी और तेल में फ्राई करके सेक लिया अच्छे से। कल्क अच्छे से सिक गया, घी तेल छोड़ना चालू कर दिया, उस टाइम पर इसके अंदर चाशनी मिला, मिक्स कर दी और ठंडा होने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद इसमें शहद और प्रक्षेप द्रव्य डाल के और फिर ठंडे को ही मिला दिया, मिक्स कर और पैकिंग कर दी। एक तरीका। दूसरा तरीका है कि आप चाशनी नहीं बनाए। अच्छा, च्यवनप्राश जो है ना, उसमें जैसे हलवा बनाते हैं तो घी डलता है कढ़ाई में, वैसे इसमें घी और तेल का मिक्स डलता है जिसको यमक कहते हैं। 6 पल तेल 6 पल घी, टोटल 12 पल स्नेह का मिश्रण। तो 500 आंवलों के लिए 12 पल, ये रेशियो जो यहां है मैं वही बात कर रहा हूं। 500 आंवले 36 क्वाथ द्रव्य, प्रति क्वाथ द्रव्य 1 पल, 1 द्रोण जल। अब बर्तन चाहिए 2, एक में तो काढ़ा बनेगा जिसमें 1 द्रोण जल और वो है। अब इस काढ़े को दूसरे बर्तन में छान लेंगे। एक कढ़ाई के अंदर साइड में उबले हुए आंवले जिनको पिस्टी बनवा के और 12 पल यमक के अंदर आपने सेक लिया अच्छे से। अब उसके अंदर क्या डाल दोगे, गरम गरम वो काढ़ा जो 1/4 बचा हुआ लिक्विड, और चलाते रहोगे जैसे हलवे में पानी डलता है, दूध डलता है, वैसे। अब उसके ऊपर से जब वो अच्छे से उसके अंदर काढ़ा मिक्स हो जाए और वो कढ़ाई के चिपक के नहीं, बिल्कुल फ्रीली मूव करे, उस टाइम पर उसके अंदर चीनी मिला दो और चलाते रहो। बन गया, ठंडा हो गया। फिर ठंडा होने के बाद में शहद और प्रक्षेप द्रव्य, ये दोनों विधि। अब मेरा कंसर्न विधि से है ही नहीं। विधि वाली चीज तो भेषज कल्पना में लिखनी थी, तुम पास हो गए, मतलब विधि तुम्हें पता। सवाल ये है कि च्यवनप्राश निर्माण में चरक ने क्या क्या कितना कितना लिया। बेसिक बातें बता रहा हूं, बहुत इजीली याद रहेगी। 500 आंवले 36 क्वाथ द्रव्य, प्रत्येक की मात्रा 1 पल, 50 पल चीनी। ठीक, याद करना बहुत आसान है। 1 क्वाथ द्रव्य की मात्रा का 50, 1 क्वाथ द्रव्य 1 पल। तो जितना भी आप क्वाथ द्रव्य लाओ, या तो उसको जितने घटक आपको मिले हैं उनके 1-1 पल मात्रा लेके और उससे डिवाइड करोगे तो एक ही आंसर आएगा। जब 36 मिल गए, 36/36 तो 1 पल, उसको 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो शुगर की मात्रा आ जाएगी, मतलब 50 पल। अब मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूं, डायरेक्ट गिना देता हूं। 500 आंवले, 1 द्रोण जल, 36 क्वाथ द्रव्य, प्रति क्वाथ द्रव्य कितना, 1 पल। घी तेल शहद क्रमशः वात पित्त कफनाशक श्रेष्ठ द्रव्य है। हालांकि यहां शहद या मधु प्रक्षेप स्वरूप तीनों की ही मात्रा 6-6 पल, लेकिन श्लोक में लिखा है सर्पी तेलम 12 पलम, क्योंकि यमक प्रयोग करना है। तो परीक्षा के अंदर देखना प्रश्न क्या पूछ रहा है। अगर सर्पी तेल दोनों पूछे तो 12 पल, एक पूछे तो 6, शहद पूछे तो 6, चीनी पूछे तो 50 पल। समझ गए बात को। आगे सुनो। प्रक्षेप द्रव्यों में तुगाशीरी, जिसको क्या बोलते हैं, वंशलोचन, कितना, 4 पल। पिपली 2 पल। त्वग, एला, पत्र और केसर, मतलब चतुर्जात, केसर नाग केसर के लिए श्लोक के हिसाब से बोल रहा हूं। त्वग मतलब दालचीनी, एला मतलब बड़ी इलायची, पत्र मतलब तेज पत्ता और केसर मतलब नाग केसर। इन चारों मिलाकर चतुर्जात। चतुर्जात का मिश्रण पूरा
मिला हुआ एक पल। तो यही तो लिखा है यहां कि आंवला 500, क्वाथ द्रव्य 36, प्रक्षेप द्रव्य 7। 7 कैसे हुए? चतुर्जात, पिपली, तुगाशीरी और शहद। शहद 6 पल, तुगाशीरी 4 पल और पिपली 2 और वो 1। अब याद करना आसान है, इधर से चालू करो तो 1 2 4 6 और शहद से चालू करो तो 6 4 2 और चतुर्जात पूरा मिक्स करके 1 पल। ये प्रक्षेप द्रव्यों का तरीका हो गया। ठीक, यही सब कुछ यहां लिखा हो। प्रक्षेप द्रव्य, तुगासिरी को वंशलोचन भी कहते हैं। वंशलोचन बांस के स्त्री जाति के पौधे का निर्यास। पिपली 2 पल, चतुर्जात 1 पल। तेल और सर्पी का यमक मिला के टोटल 12 पल है, 6 पल ईच। शहद 6 पल और चीनी के लिए मत्स्य अंडी का शब्द प्रयोग हुआ है 50 पल। श्लोक में अर्ध तुला लिखा हुआ है, अर्ध तुला आए तो भी याद रखना। ठीक है, यही सब यहां वर्णित है श्लोक में। देखो जरा क्या कहता है, 1 2 3 तीसरी लाइन तक जो द्रव्य दिए हुए हैं वो 36 द्रव्य है क्वाथ के। फिर कहा येषाम फलोन्मितान, ये सब 36 द्रव्य कितने कितने? 1 पल। बाग शतानी आम्लकस्य च पंच, 105 मतलब 500 आंवला। दद्यात एक देयम जल द्रोणे विपाच्येत, जल कितना? 1 द्रोण। ज्ञातवा गत रसान एतान औषध्यान अथ तम रसम। ये टुकड़ा आ सकता है एग्जाम में, किसके लिए लिखा? चरक च्यवनप्राश। ऐसी एक लाइन कुटज रस क्रिया के लिए भी आएगी अर्श के अंदर, चिकित्सा में पढ़ेंगे अर्श चिकित्सा, क्योंकि रक्ताशनाशक श्रेष्ठ है। नीचे लिखा है तेल सर्पिसोम पल 12 के अर्ध तुला मत्स्य अंडिका मिला। ऊपर लिखा है षटपलम मधु चैत्र सिद्धशिते प्रदापियेत, चतुष्पलम तुगाशीरी। अब प्रक्षेप चालू हो गए। मधु 6, चतुष्पल 4 पल तुगाशीरी और द्विपल पिप्पली। पलम में एकम नीदद्यात त्वग एला पत्र केसर, पत्र त्वग एला केसर, चारों चतुर्जात मिला के 1 पल। क्लियर है? एक यहां पर जो बात सुनने लायक है शारंगधर के संदर्भ में, शारंगधर ने क्वाथ द्रव्य 39 माने और चरक ने 36 माने। पहली बात क्लियर है? पहला आंसर 36 ही करना। हालांकि भेषज कल्पना का आधारभूत ग्रंथ शारंगधर है और सारी बातें उसी की मानी जाती है, लेकिन हेलो हाँ करता हूं। आंवला 500, क्वाथ द्रव्य 36 चरक के, और शारंगधर के अनुसार च्यवनप्राश से क्वाथ द्रव्य कितने? 39। अब लिखता है कि चरक के क्वाथ द्रव्यों में अष्ट वर्ग के 8 में से 5 द्रव्य क्वाथ द्रव्यों के अष्ट वर्ग में से 5 द्रव्य ही चरक ने लिए, जबकि शारंगधर ने 7 लिए। 8 में से 5 चरक ने लिए। कौन कौन से नहीं लिए? मैदा लिया, महामेदा नहीं लिया। काकोली लिया, शीर काकोली नहीं लिया। रिद्धि वृद्धि लिए लेकिन सिद्धि नहीं ली। ठीक है, अब सुनना बात, सिद्धि वैसे नहीं आती ना अष्टवर्ग के अंदर, मतलब उसके रिद्धि रिद्धि वृद्धि वृद्धि होना चाहिए। एक बार देख लेंगे शारंगधर में, मेरे को ठीक से याद नहीं। और शारंगधर ने 8 में से क्या नहीं लिया? वृद्धि। इसके ऊपर कुछ मार्क डाल देने एक बार। सिद्धि को रिद्धि और वृद्धि में से होना चाहिए, बाकी अगर किसी का पर्याय स्वरूप सिद्धि है तो पता नहीं। अब महामेदा, शीर काकोली ये नहीं लिया, और शारंगधर ने ओनली कौन सा नहीं लिया? वृद्धि। तो या तो ये वृद्धि होगा
कि चरक ने महामेधा, शीर काकोली और वृद्धि नहीं लिए। ठीक, क्योंकि मैंने जो शारंगधर वाली किताब देखी ना, मतलब उसकी टीका, उसमें से डायरेक्ट लिख दिया, ध्यान नहीं दिया। चलो अब आगे सुनो। चक्रपाणी ने गतरस का क्या तात्पर्य लिखा है? चतुर्थांश। अभी बोला ना मैंने आपको, क्वाथ जब पकाते हैं तो गतरस, हालांकि गतरस शब्द किसके लिए आता है? क्वाथ के लिए। और जात रस किसके लिए आता है? संधान कल्पना। चलिए नेक्स्ट, च्यवनप्राश के गुण देखो। अगर आपसे पूछा जाएगा आचार्य चरक अनुसार च्यवनप्राश का रोगाधिकार है, तो पहले तो रसायन ढूंढना। रसायन नहीं मिले तो का श्वास हर लिखा हुआ स्टार्टिंग, वो आंसर जाएगा। बाकी डाबर च्यवनप्राश का ऐड आपने देखा होगा। एक बच्चा सर्दी खांसी से परेशान है, बाहर ठंड में खेल रहा है, इम्यूनिटी का ऐड दिखा के और फिर उसको एकदम प्रोटेक्शन के साथ दिखाते हैं कि देखो इसके ऊपर डाबर च्यवनप्राश की वजह से इम्यूनिटी की एक लेयर हमेशा इसके साथ चलती है। बेसिकली च्यवनप्राश रेस्पिरेटरी पे काम करता है। शुगर पेशेंट के लिए स्ट्रांगली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि चीनी बहुत होती है। और जिन भी अधिकतर अवलेय कल्पनाओं में चीनी है, जो जहां चीनी है वो कल्पना शुगर वालों के काम की नहीं, कुष्ठ वालों के काम की नहीं, स्किन डिसऑर्डर वालों के काम की नहीं। च्यवनप्राश 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 आयुर्वेद च्यवनप्राश ऐसे करे किसी को मार मत देना। जो बाकी जो गांव मोहल्ले गली के गवार करते रहते हैं वैसे तुम मत करना। कोई पेशेंट आए कि डॉक्टर साहब च्यवनप्राश खा लूं, हाँ खा ले। अरे पूछ उसको क्या बीमारी है, क्यों खा रहा है? शुगर है डॉक्टर साहब, तो च्यवनप्राश मत खा भाई, अवले मत खा। ठीक। क्षीण शतानाम वृद्धानाम बालानाम च अंगवर्धनम। शत क्षीण में, वृद्धों में, और क्या लिखा है? बालानाम च अंगवर्धन। बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इनकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जितने भी ऑल ओवर च्यवनप्राश की बिक्री होती है उसका 90 से 95% जो च्यवनप्राश है सारी कंपनियों का मिला के, उनके अंदर लगभग 60% क्या है? शक्कर। और च्यवनप्राश के नाम पर वो मिठाई बेच रहे हैं, क्योंकि च्यवनप्राश मिठाई जैसे टेस्ट का होगा नहीं। उसके अंदर दवाइयों की स्मेल होगी, उसके अंदर आंवले का खट्टापन होगा, उसके अंदर घी तेल की स्मेल होगी, उसके अंदर जो प्रक्षेप डाले उनकी स्मेल होगी। लेकिन ये वही वाली बात है जो मैंने पिछले वीडियो में तुमको बताई थी, पिछली क्लास में जो मैंने वीडियो भी डाला उसका, तेल वाली। वहां चमक चाहिए थी, साफ चाहिए था, यहां टेस्ट चाहिए। तो टेस्ट के चक्कर में गुण छोड़ दिए। दूसरी बात, जहां पर जिस देश के अंदर जो ये दुकानों पे खुली खोटी मिठाइयां बिकती है, खुले खोटे मावे बिकते हैं। आजकल जयपुर में तो अभियान चल रहा है, सबकी बैंड बजा रखी उन्होंने। सबसे पहले उन्होंने अटैक कहां किया? जो सबसे फेमस जगह, कि वो पानी पूरी वाला चलो उसके पास, वो जूस वाला चलो उसके पास। इतना खतरनाक उनको एक्सपोज कर रहे हैं कि वो शटर गिरा के बैठे, दुकान नहीं खुल पा रही उनकी। वो फूड वाले जो है ना, फूड सेफ्टी वाले। लेकिन सब जगह होना चाहिए ना ऐसा। प्रॉब्लम क्या है कि जब देखते हुए ये हाल है, वहां बंद इंडस्ट्रियल एरिया में जो फैक्ट्रीज है, तुम्हें लगता है वहां 36 चीजों का क्वाथ बनता होगा? तुम्हें लगता है कि वहां तुगाशीरी, पिपली और चतुरजात, इनको इस रेशियो में मिलाया जाता होगा? और तुम्हारे हाथ में देते हैं दुकान से डिब्बा की, ये ले शहद, और वो चाशनी होती है। तो क्या उस बंद फैक्ट्री के अंदर उसमें शहद मिलता होगा? ना डाबर से होगा ना बाबर से होगा। च्यवनप्राश तो वेद जी बनाएंगे और उनसे लोगे तो ही का श्वास हर बाला नाम चंगवर्धनम होगा। और आम पब्लिक को आप समझाओ ये बात। जिस प्रोडक्ट को अपन यूजी टाइम में, यहाँ के बच्चों, उदयपुर बच्चों में बहुत इंटरेस्ट है, मैंने देखा है। बाकी दूसरी कॉलेजों में 4-5 कॉलेज है राजस्थान के, च्यवनप्राश सब जगह बनता। और मजेदार बात क्या पता है कि अपन जो है ना सोना बेच रहे हैं उस कचरे के कंपेयर में,
लेकिन पब्लिक को ये बात समझाना भी तो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जब भारत में राजीव गांधी कंप्यूटर लेके आए थे और कंप्यूटर की बात हुई थी ना, तो भारत की भोली पब्लिक क्या बोली कि ये कंप्यूटर हम सब की नौकरी खा जाएगा। कैसे? कंप्यूटर से खेती होगी, कंप्यूटर से बच्चे पैदा हो जाएंगे, कंप्यूटर से पढ़ाई हो जाएगी, एक कंप्यूटर 500 लोगों का काम। ये बात कोटेड है न्यूज़पेपर में। तो राजीव गांधी का विरोध हुआ। उस समय प्रधानमंत्री थे वो। वही हाल आज एआई का है कि एआई आ रहा है, सब बेरोजगार हो जाए। कोई बेरोजगार नहीं होता। जो एआई नहीं सीखेगा उसको एआई आउट कर देगी, जो एआई सीख लेगा उसके लिए यही वरदान हो जाएगी। यही बात आयुर्वेद के साथ। आयुर्वेद को एक मेडिसिन की साइंस से ज्यादा लोग चमत्कार समझते हैं। ये शब्द बुद्धि है, निश्चयात्मक नहीं। और जो वैद्य थोड़े से स्वार्थ के लिए, थोड़ी देर के फेम के लिए सद्य बुद्धि को ही वाहवाही कर दे, हाँ हाँ ऐसा ही लिखा हुआ है, यही होता है। आपको पब्लिक को समझाना पड़ेगा। जब भी इंटरेक्शन हो कि वैद्य जी आप तो आयुर्वेद के हो ना, डॉक्टर साहब आप तो आयुर्वेद के हो, उनसे तो ये ठीक नहीं हो रही, आप कर दोगे क्या? तो सीधी हाँ मत भर लेना कि हम तो सब ठीक करते हैं। भगवान थोड़ी है तू। आपको क्या बोलना है कि दवाइयां हैं, पहले तो रोगी के साध्यता की परीक्षा करो। दवाइयां हैं और बहुत सारी चीजें हैं, सीजन का भी फर्क पड़ता है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, उसकी षड क्रियाकाल में से कौन से क्रियाकाल में तो आप रोगी को ये बोल सकते हो भाई कौन सी स्टेज में डिजीज है तेरी। उसके बाद में आप क्या परहेज रखते हो, क्या लाइफस्टाइल चेंजेस करते हो, उन सब का कोलिब्रेटिव इफेक्ट आता है ठीक होना। तो अगर इतनी सारी कंपनीज का च्यवनप्राश बिक रहा है तो पब्लिक पूरा आयुर्वेद के नाम से ले रही अमृत समझ के उसको। लेकिन ये समझाना अपना ही तो काम है। अगर आईआईटी वाले, आईटी वाले ये नहीं समझाते कि कंप्यूटर ऐसे नहीं करके वैसे करेगा, तो भारत में कभी कंप्यूटर ही नहीं आता। समझाया किसने? जो स्ट्रीम के लोग थे उन्होंने ही ना। तो आपके कांटेक्ट में जो भी आदमी आए और पूछे कि डॉक्टर साहब कौन सा च्यवनप्राश लूं, डाबर का लूं कि मोता का लूं कि दूध पापेश्वर का लूं, कोटेकल का लूं, जो भी कंपनियां, जो भी कंपनीज है, आप उसको बोला आप अपने लोकल लेवल पे ट्राई करो। कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर खुद बनाता है, पहला सजेशन ये होना चाहिए। वो बोले नहीं तो आप बोलो, अगर आपका बहुत फैमिली पर्सन है कि मैं कोशिश करता हूं मेरे आसपास किसी ने बनवाए हो तो उससे भिजवा दो। वो पूछेगा ऐसा क्यों, तब उसको समझाना शहद के नाम पे चीनी जा रही है, वो एडिशनल है, इसलिए 60% चीनी ओके है। क्यों? क्योंकि FSSAI क्या बोलती है, ग्लूकोज कितना है, फ्रुक्टोज कितना है। उन्हें नहीं मतलब शहद कितना है, चीनी कितना। बात समझ पा रहे हो? तो मेरे कहने का मतलब ये जो इसके गुण है रसायन के, ये कब है? जब वो प्योर तो हो। ये जो बाला नाम च अंगवर्धनम या फिर बाला नाम अतिशस्यते, या स्पेशली बच्चों के लिए हितकर चीजें, उसकी एक लिस्ट है। आयुर्वेद के कुछ योग है जिनमें ऐसा आता है, जैसे एक च्यवनप्राश, दूसरा महापैशाचिक घृत, तीसरा मंडूर, चौथा अरविंदासन, पांचवा मुग्ध रस, और कोई है नवनीत मतलब मक्खन। इतने तो याद है। इन सब के अंदर बच्चों के लिए स्पेशली यूजफुल है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, इस मीनिंग में कुछ लिखा है। एग्जामिनर को ये थोड़ी पता है कि तुमने सारे एक साथ याद कर रखे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि बाला नाम च अंगवर्धन आया और ऑप्शन आ गए ये चारों, ऐसा तो होगा नहीं। इनमें से एक कोई दिया होगा, बाकी तो च्यवनप्राश, ब्रह्म रसायन, मध्य रसायन, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो ये डायरी में नोट करे जैसी बात है कि इन
योग में स्पेशली कोटेड है कि बच्चों के लिए बहुत अच्छे। ठीक, मैं गया हूं चौवन ऋषि की कुटिया में, फरुखाबाद में है। वही चौवन है क्या? ये चौवन भी तो बहुत हुए ना, एक किताब में आते ही इतने सारे। चलिए, अस्य मात्रा प्रयोजितम यो उपरुंध्यात न भोजनम। अब क्या करना है पता है ना, ऐसी लाइनें पूरे रसायन में 4-5 की आएगी। ब्रह्म रसायन की लिखना, फिर च्यवनप्राश की लिखना, जिनमें सुविधा अनुसार मात्रा दी गई है। आचार्य चरक अनुसार च्यवनप्राश की मात्रा है। पहला ऑप्शन एक पर लाए तो भी नहीं करना है, ये ढूंढना। ठीक है, लास्ट लाइन, जरा कर्तम रूपम आपस्सम सर्व विवर्तीर रूप नव यौवन। नव यौवन देने के लिए ही चौवन के लिए बनाया था अश्विनी कुमार ने। तो लाइन समझ में आनी चाहिए किसकी है? च्यवनप्राश की। आदि दे तो शुरू ही जरा कर्तम से हो रही। इति च्यवनप्राश। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आम्लक रसायन। अब आम्लक रसायन में 4 चीजें दी है, 4 कॉम्बोज दी हैं। आंवला हरित की, आंवला विभित की, हरित की विभित की, आंवला हरित की विभित की। मतलब आम्लक रसायन में ऐसा हो सकता है कि एक योग में आंवला हो ही ना। समझ रहे हो बात? समझ रहे कि नहीं? चलो समझ में आए तो ठीक है, पर तुमको ये कॉम्बो याद रखने कि ऐसे 4 योग। अब कुछ नहीं करना, इनको ले लिया, गीली पलाश की लकड़ी के अंदर इनको लपेट दिया, चारों तरफ मिट्टी लगा दी और बाटी की तरह आग में डाल दिया। फिर उनको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद में ये उबल जाएंगे। गुठली निकाल दी। गुठली निकालने के बाद में इनको उसमें उखल में डाल दिया और उसमें दधी, घृत, मधु, तिल, कल्क, तिल का तेल और शर्करा ये मिला दी और अब खाओ। तो ये तो कौन सी टेक्निक है पता है? रोज बनाओ रोज खाओ रसायन है ही। ताजा बनेगा, ताजा खाओ। क्या लिखता है आगे? कहता है कि तस्य अंते यवागु आदि भी प्रत्यवस्थापनम। एक शब्द है सुंदर सा, प्रत्यवस्थापनम, जिसके नीचे टीका है प्रकृति अवस्थापनम, गंगाधर ने करी इसकी। ठीक, कहने का मतलब यह है कि पुनः अग्नि को प्राकृत अवस्था में लाने के लिए इस रसायन योग के खत्म होने के बाद यवागु आदि का सेवन करना। ठीक, नीचे क्या लिखा है? इस रसायन के प्रयोग काल के समय घी और यव चूर्ण मिला के अभ्यंग उत्सादन करना। अभ्यंग उत्सादनम सर्पिशाम यव चूर्ण मिला। आगे लिखा है अयम च रसायन प्रयोग द्विस्तावद अग्नि बलम अभिसमीक्षण। क्या है इसका मतलब? अग्नि और बल की अभिसमीक्षा कितने समय तक? दुगने समय तक। मान लो अगर ये 1 महीना लिया है तो 2 महीने तक यवागु लेनी है और ये सारा सिस्टम चलना है। ठीक है, लास्ट में लिखा है कि इसके प्रयोग से वर्ष शत जीविनो निर्विकार, 100 वर्ष की आयु मिलती है बिना किसी रोग। ये चतुर्थ आम्लक रसायन है। योग के नंबरिंग चल रही है, प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, फिर तृतीय च्यवनप्राश, चतुर्थ आम्लक रसायन। शुरू के 6 के तो नाम सीक्वेंस याद रख लेना। नेक्स्ट, हेडिंग गलत दी हुई है, और गलत भी क्यों कहे, उसका मूड हो तो ये इस हिंदी किताब वाला उठा ले। आप इसके आगे लिखो जो इसका सही नाम है, और इसका सही नाम है ये पंचम हरित की योग। इसको हरित की आदि रसायन नहीं कह के पहले क्या बोलना है? पंचम हरित की योग। प्रश्न आया हुआ है, आम्लक रसायन का परिहार काल है या अग्निबल अभिसमीक्षा काल है कितना? दुगना। चलिए, हरित के आदि रसायन की स्टार्टिंग देखो। स्टार्टिंग वालों को छोड़ देना, हरित की, आम्ला, विविध की, तो त्रिफला। आगे लिखा पंचमूल निर्यु। एक तो प्रथम ब्रह्म रसायन में आया था, एक हरित के आदि रसायन में आया। अब करना क्या है सुन लो। पंचमूल, त्रिफला, इनके काढ़े में
ये जो ड्रग दिए जिनको नहीं पढ़ना है तुमको, पिपली, मधु, काकोली, शीर काकोली, कोंच वगैरह वगैरह, इन सब को डालना है और इसमें 8 गुना गाय का दूध मिलाना है और फिर इस मिलाकर गोघृत 1 कुंभ में पकाएं। अब मैं बता देता हूं क्या, मावे जैसा बन गया, उसको घी में और पका लो। थोड़ा सही से समझना, जैसे कोच पाक अगर तुम्हें पता हो तो कोच और दूध को मिला के पकाते हो। अब इन सब द्रव्यों को दूध के साथ पकाते, बन गया। अब कोच पाक जब पकता है, पानी उड़ जाता है तो पूरा ही मिल्क केक बन जाता है। अब ये कह रहा है उस मिल्क केक को 1 कौंब घी के अंदर मिला के और पका लो, जैसे च्यवनप्राश की पिस्टी को पकाते हो। फ्राई नहीं करना है, ठंडा घी डाल के और पकाते रहना, चलाते रहना, तो बहुत गाढ़ा हो गए। ये रसायन कौन सा है? हरित के आदि रसायन, ठीक है। और इसकी मात्रा कितनी? अग्नि बल समा मात्रा जीव, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित के आदि योग, इसका स्टार्ट लिखो षष्टम। षष्टम हरित के आदि योग, छठा योग। अब एक था हरित के आदि संशोधन योग, एक है हरित के आदि योग या षष्टम हरित्यादि योग। सुनना बात, संशोधन वाले हरित के आदि योग में मात्रा नहीं दी हुई थी कि कितनी ले, नहीं दी हुई थी ना। मान लो यहां से पूछ रहे हो हरित के आदि योग की मात्रा बताओ, और तुम सोच रहे हो संशोधन वाले, और जिसकी कोई मात्रा नहीं दी हुई उसकी अपन ने मात्रा बना दी कितनी, 1 पानी तल या 1 तोला, एक ही चीज होती। तो हरित के आदि योग की मात्रा पूछते ही रसायन में आंसर क्या जाना चाहिए? पानी तल मात्रम प्रातः प्रातः प्राश्य यथोक्तेन विधिना। एक बात तो ये कंफर्म हुई क्योंकि पुराने से रिलेवेंट है इसलिए बताया, ठीक है, नाम सेम होने से। अब है क्या ये? आंवला स्वरस की 100 भावना देनी है। पहली मोटी मोटी बात इसमें यह है, आम्लक स्वरसम सत परिपीत, ठीक है। क्या किसको देनी है? आंवला के चूर्ण को ही। तो 100 बार आंवला स्वरस से भावित आम्लक चूर्ण, और इस आम्लक चूर्ण के अंदर 1/4 भाग मतलब 25% क्या? लो भस्म। तो मैं मान लेता हूं 1 आंवला चूर्ण 1 भाग, जो क्या है 100 बार भावित है। समझ रहे बात को? और प्लस क्या कर दिया? 1/4 लो भस्म। इसके अलावा बहुत सारे द्रव्य दिए हुए हैं जिनको याद नहीं करना है, जैसे ये विडंग है ना, और ये अमृतवल्ली, अमृतवल्ली किसको कहते हैं? गुड़ुची, अमृता है ना, और विश्व भेषज, मधु, पिपली, ये सब डाल दी, ठीक है। मधु, चीनी, शर्करा, क्षीर, सर्प, ये सब मिला दी। अब इन सब के साथ में ये जो योग तैयार हुआ मिसलेनियस चीज का, इसकी प्रयोग मात्रा कितनी है? 1 पानी तल। 1 पानी तल का मतलब 1 तोला या 1 कर्ष, क्योंकि पानी तल, तोला, कर्ष तीनों पर्याय। सुबह सुबह लेना, ठीक। 3 वर्ष प्रयोग करने से 100 वर्ष की आयु मिलती है। सर्वाम्य प्रशाम्यति, सारे रोग ठीक हो जाते हैं। और लास्ट में जो लिखा है, शरीर लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। गात्र अश्मवत स्थिर भवति, एक्चुअली में पत्थर के समान बोला तो पत्थर जैसा लोही होता है। अब तुम्हें लाइन पहचानने में काम आएगा कि अश्मवत आए, वो योग वो है जिसमें अयस होता है। अश्म वाले में अयस, अयस कहां लिखा हुआ है देखो यहां, हरित की, आम्ल की, विविध की, हरिद्रा स्थिता डॉट डॉट डॉट, फिर शीर सर्पी, मधु सर्पी, चय, लास्ट लिखा है आम्लकम चूर्णम अयस चूर्णम चतुर्भाग संप्रयुक्त। तो अंतिम योग था हरित के आदि रसायन, हरित के आदि योग छठा, उसमें लोहा था, अयस था, और शरीर अयस से अश्म जैसा हो गया था। लास्ट लिखा है अधृसो भूता नाम भवति, उसे भूत प्रेत पराजित नहीं कर सकते, मतलब इन्फेक्शियस डिजीज से बचा रहेगा।
ठीक, आगे देखो रसायन का मैथ लिखता है, यथा अम्राणाम अमृतम यथा भोगवताम सुधा यथा अभवन महर्षिणाम रसायनविद। जिस तरह देवताओं को हमेशा जिंदा रहने के लिए अमृत चाहिए, जिस तरह हाथियों के लिए सुधा है, चूना, कुछ खाते होंगे इनको, चूने के उनको पत्थरों को कुछ चाटते होंगे हाथी, उसकी बात हो रही होगी, उसी तरह महर्षियों को लंबे जीवन के लिए क्या चाहिए, रसायन। फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है, रेफरेंस पूछे तो चरक चिकित्सा 1 वर्टिकल स्लैश 1 वर्टिकल, नॉट डॉट नॉट ऑब्लिक। वर्टिकल का मतलब होता है उस चैप्टर का पार्ट, ऑब्लिक का मतलब होता है उस चैप्टर का श्लोक। ठीक, नेक्स्ट 80 नंबर का कोटेशन, इसका सत्य असत्य इंपॉर्टेंट कि केवल रसायन के प्रयोग से दीर्घायु नहीं मिलती, बल्कि विधि पूर्वक रसायन के प्रयोग से दीर्घायु की प्राप्ति होती है और व्यक्ति देवताओं और ऋषियों की तरह अच्छी आयु को प्राप्त होता है। तो सत्य कथन है कि विधि पूर्वक रसायन का प्रयोग करने से ही रसायन का पूर्ण लाभ होता है, अन्यथा रसायन का लाभ नहीं। 81 नंबर का कोटेशन, अभ्याम्ल के अस्मिन षड योगा परिकीर्तिता रसायना नाम सिद्धा नाम आयुरनुवर्ते। प्रथम पाद अभ्याम्ल के, जिसमें 6 योग थे रसायन के अंदर, वो उन सिद्ध रसायनों से युक्त जो प्रथम पाद है उसका वर्णन कर दिया गया। चलो रसायन का द्वितीय पाद क्या लिखा हुआ है द्वितीय पाद में, देख